दोस्तों ये रेलवे की जीएस की 8वीं सीरीज है जिसमें जिससे में हम मौर्य साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में दोस्तों पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरण होने से पहले निम्न में से कौन सी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही थी। तो वो रही थी दोस्तों राजगृह, यानी कि ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन सही है दोस्तों। और एक एक शासक थे दोस्तों आपके उदयन। कौन से दोस्तों? उदयन शासक थे। उन्होंने क्या किया था कि जो मगध की जो राजधानी थी दोस्तों, मगध की जो जो राजधानी थी वो आपकी दोस्तों राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। कहाँ दोस्तों? राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, और दोस्तों जो राजगृह एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों महावीर स्वामी और जो गौतम बुद्ध से उन्होंने यहाँ पर साधना स्थल रहा है दोस्तों, जिनके कारण यहाँ पर दोनों जो है धर्म उनके पूजनीय स्थल हैं दोस्तों। और बता दूं यहाँ पर पहली बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था दोस्तों, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों महाकश्यप थे। यानी कि इस क्वेश्चन से मैं इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है हमारा चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। और ये है चंपारण, वो कहाँ पे है दोस्तों? वो बिहार में है दोस्तों। कहाँ? बिहार में। और दोस्तों इसी चंपारण के किनारे एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे इस ज्ञान सेवा दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। हम डेली बेसिस पर रेलवे के लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगला है दोस्तों कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व शासनकाल के दौरान शिलालेख और स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो वो करवाए थे दोस्तों सम्राट अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो दोस्तों सम्राट जो अशोक का जो पितामह है वो है बिंदुसार। कौन दोस्तों? बिंदुसार है। और दोस्तों अगर इनकी ये इनके पितामह थे, पितामह। और जो इनके पौत्र थे वो वो तो कौन से? वो चंद्रगुप्त जो मौर्य, जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र रहा है दोस्तों। कौन? सम्राट अशोक। ये चंद्रगुप्त मौर्य का कौन रहा है? ये पौत्र रहा है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ये इनके पौत्र हैं और ये इनके पिता हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। तो गुजरात में जो स्थित है वो कौन सा दोस्तों? गिरनार है। गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। और बता दूं ये आपके दोस्तों जूनागढ़ की पहाड़ी है। जूनागढ़ की पहाड़ी के क्या है? ये निकट है। जूनागढ़ की पहाड़ी के दोस्तों निकट है ये गिरनार। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो वो अशोक ने किया था दोस्तों। ये 261 लगभग 261 ईसा पूर्व में दोस्तों किया था। हाँ दोस्तों लगभग 261 ईसा पूर्व में दोस्तों ये किया था। और दोस्तों ये है आपका कलिंग। ये वर्तमान में दोस्तों उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है और आपके आंध्र प्रदेश का ये उत्तरी भाग भी है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो आपका जो अशोक ने कलिंग के राजा थे अनंत पद्म, वो अनंत, नाम लिख दूं मैं, अनंत पद्म नाभन। ये वहां के शासक थे कलिंग के। तो उनको उन्होंने हराया था। इनको किसने? हमारे अशोक ने इनको हरा दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान, अधिकांश जो शिलालेख हैं दोस्तों उनके प्राकृतिक भाषा में। कौन से दोस्तों? प्राकृतिक ही भाषा में दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ बी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। हालांकि
अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपको बहुत सी भाषाओं में मिलेंगे, जैसे आपकी ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरामाइक है, यूनानी है, अधिक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको प्राकृत भाषा में। अगर आपको प्राकृत भाषा नहीं है तो ऑप्शन होगा ब्राह्मी लिपि, तो उसमें भी उनके बहुत सारे लिखे गए हैं। यानी पहले ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन हो तो आपको प्राकृतिक लगाना है, अगर प्राकृत ऑप्शन ना हो तब आपको ब्राह्मी लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मौर्य शासन के दौरान निम्न में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया है। तो कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया था वो दोस्तों स्वर्णगिरी को माना गया था। इसको दोस्तों स्वर्णगिरी को माना गया था, यानी कि ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल सही है। तो ये स्वर्णगिरी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपके कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर नामक, ये दोस्तों यूनानी शासक द्वारा ये मेगस्थनीज के राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज खालिस्तान से बना है। तो दोस्तों वो बना है बलुआ पत्थर से, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। और ये है दोस्तों 45 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों, कितने 45 फीट की दोस्तों ऊंचाई पर बना हुआ एक ये आपका गोलाकार एक रूप है इसका। अगला है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था। तो वो किया था दोस्तों सिंधु नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। सिंधु नदी को पार किया था उन्होंने 326 ईस्वी में। और आपको बता दूं कि उन्होंने झेलम और चिनाब नदी के बीच में स्थित जो पंजाब है वहां का शासक था दोस्तों पोरस। कौन सा दोस्तों शासक था, वहां का शासक था दोस्तों पोरस। तो उससे युद्ध किया था और उस युद्ध में दोस्तों इसको हारना पड़ा था। पोरस उस युद्ध में हारा था दोस्तों, और जो ये युद्ध था उसको दोस्तों हाई डेस्पीड या झेलम या बेतुस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्मारक हैं। तो अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्मारक हैं वो आपके सांची के स्तूप हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगर सांची के स्तूप की बात करें दोस्तों तो सांची का स्तूप कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कहाँ पे, रायसेन जिला है। कौन सा, रायसेन जिला है दोस्तों, रायसेन जिले, वहां पे ये बनवाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ से एक नदी भी निकलती है, नदी का नाम भी याद रखना, वेतवा नदी। अगर पूछ ले आपको वेतवा नदी बताना है तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये सांची का स्तूप है दोस्तों, ये दोस्तों यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था 1989 में। कब, 1989 में ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों हमारे सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 171 नंबर। सभी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए हैं। अगला है कि बौद्ध धर्म से संबंधित विख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप। कौन सा दोस्तों, ध्यान रखना, धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासन काल के दौरान गया था। तो धार्मिक जो स्तूप है दोस्तों, कौन सा धार्मिक जो स्तूप है वो दोस्तों मौर्य वंश में कराया था। कहाँ दोस्तों, मौर्य वंश में कराया गया था, यानी कि मौर्य वंश के शासनों ने कराया था, शासकों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये धार्मिक स्तूप है उसकी नींव दोस्तों किसने रखी थी, तो उसकी नींव रखी थी दोस्तों अशोक ने। किसने उसकी नींव रखी थी, अशोक ने। कब रखी थी तो बताना है, 249 ईसा पूर्व में अशोक ने इसकी धार्मिक स्तूप की दोस्तों नींव रखी थी दोस्तों। और दोस्तों बता दूं कि इसका जो विस्तार है वो आपको कुषाण काल में भी हो चुका था दोस्तों, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से जो गुप्त काल में तैयारी हुई है दोस्तों, पूर्ण रूप से कहाँ पे हुई थी, इसकी गुप्त काल में की गई थी। अगला है कि बौद्ध बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है, तो मैंने अभी आपको बता दिया था। तो ये दोस्तों सारनाथ में। कहाँ पे दोस्तों, ये सारनाथ में है।
अगला है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किसके द्वारा कराया गया था। तो तीसरा जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, वो हमारे सम्राट अशोक के द्वारा ही की गई थी, अशोक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। और ये दोस्तों ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी तो बताना है कि पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? बस ये हमें बताना कौन सा कथन गलत है। तो पहला देखते हैं कि इन्होंने सिकंदर के मुलाकात की ओर उनकी सेना में शामिल हुए थे। इन्होंने सिकंदर से मुलाकात की थी दोस्तों और उनकी सेना में शामिल हुए थे ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सकें। हाँ दोस्तों, ये बात इसमें सही कही गई है। मुझे बताना है कौन सा गलत है, तो गलत बताना है। अगला है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। दोस्तों ये नहीं है, जो ये बैरम खां है वो नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरा, ये पूछ रहा गलत, तो कौन सा बी ही मेरा कौन सा होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। क्योंकि दोस्तों मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पहले मुझे अखिल भारतीय साम्राज्य संस्थापक का जो श्रेय है वो दोस्तों मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में आया था। दोस्तों अब मैं बताऊं, जो ये आपको ये ऑप्शन ये दे रखा है बैरम खां, ये दोस्तों बैरम खां ये अकबर का संरक्षक था। तो किसका? अकबर का संरक्षक था, यानी यही मेरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है दोस्तों, अगर ये आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो हमारी वीडियो शेयर करें और ज्ञान सेवा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। अगला है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिनसे कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे वे बताना है कि वे किन के पोते थे। तो दोस्तों वो मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही था पहले। दूसरा दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों कौन थे? पौत्र थे, यानी पोते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो ये इसमें बात कही गई है कलिंग की, कलिंग कलिंग तो मैं बता ही दिया पूरा। ये दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था युद्ध। तो अब दोस्तों 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। अगला है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। तो मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा था? तो मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे दोस्तों उत्तरापथ कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर मेरा हो जाएगा। अगला है कि कलिंग युद्ध की हिस्सा को देखकर जो उसकी हिंसा थी दोस्तों, कलिंग युद्ध की जो हिंसा थी उनको देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चिंत और शांति प्रिय सम्राट और खालिस्तान के अनुयायी बन गए थे। तो दोस्तों उनके उसके बाद जो हमारे ये अशोक थे वो दोस्तों हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। किसके दोस्तों? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे दोस्तों विष्णुगुप्त। कौन दोस्तों? विष्णुगुप्त थे, यानी कि ऑप्शन नंबर दो दोस्तों मेरा बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों उन्होंने पाटलिपुत्र में स्थानांतर की थी तो वो राजगृह से हटाकर की थी। कहाँ दोस्तों? राजगृह से। ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो यहाँ पे ये उदयन दिए गए हैं उनका जो कार्यकाल रहा था 461 से 445 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल रहा था। और उनके पिता थे जो अजातशत्रु थे, वो हर्य वंश के थे। उनकी हत्या करने के बाद ये मगध के शासक बने थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कौन सा दोस्तों? मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इंडिका है दोस्तों। वहीं अगर हम हर्षचरित की बात करें, हर्षचरित, तो दोस्तों ये बाणभट्ट की है।
किसकी है दोस्तों, ये बाणभट्ट की है। वहीं अगर मालविका मित्रम की बात करें तो ये दोस्तों कालिदास की, किसकी दोस्तों, ये कालिदास की है। किसकी दोस्तों, ये कालिदास की पुस्तक का नाम है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा दोस्तों राइट हो जाए। अगला है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में से किस किस लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों, ये बताना है कि किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर मतलब सी, मैंने क्वेश्चन आपको करा भी दिया था उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन लिपि वाला, तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस करा दिया था, तो इसके आप कर सकते हैं। अगला है कि निम्न में से किस मौर्य प्रशासक में अध्यक्षों की विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था कौटिल्य, किसमें दोस्तों, कौटिल्य यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा ए बिल्कुल सही होगा, कौटिल्य ऑप्शन राइट। अगला है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग बुद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध हैं, की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। और इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री, तो दोस्तों उनका जो पुत्र था वो था महेंद्र, पुत्र कौन था, महेंद्र था दोस्तों। और उनकी पुत्री थी, वो थी संघमित्रा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन दोस्तों मेरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन करा दिया है, तो वो कौन, अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे होंगे, ये भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ है। खालिस्तान ने धर्म विजेता धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो विजय की नीति जो विकसित की थी वो हमारे सम्राट अशोक ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कलिंगा युद्ध हुआ था वो है आधुनिक रूप में पर विजय थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध है। मैंने आपको बताया जो ये है कलिंग, वो अभी अभी कहाँ पे वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। मैंने आपको उस क्वेश्चन में करा दिया था दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। वही हुआ था कब, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंने कलिंग युद्ध में क्वेश्चन आया था तो पूरा डिटेल्स बता दिया था। अगला है कि अशोक ने खालिस्तान के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो दोस्तों बौद्ध जो अपना लिया था तो वो कलिंग युद्ध के बाद, कौन सा दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद, और ये 261 ईसा पूर्व में दोस्तों हुआ था। और ये कहाँ पे पड़ता है कलिंग, और ये वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अगला है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक, जो अशोक हैं, युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था, तो ये 261 ईसा पूर्व यानी 261 बीसी में लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो कलिंग जो अशोक की विजय का जो उल्लेख किया गया है वो दोस्तों 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, तो उनका पुत्र था दोस्तों बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों, बिंदुसार, मौर्य सम्राट के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। जो इनका जो शासनकाल रहा था दोस्तों वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक दोस्तों रहा था। अगला है कि अशोक सम्राट खालिस्तान का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है। तो जो अशोक है दोस्तों वो किनका रहा था, तो ये बिंदुसार का पुत्र रहा था। मैंने आपको बता दिया था, ये सब डिस्कस करा दिया मैंने, ये बिंदुसार का पुत्र था। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा सी बिल्कुल सही होगा। जो ये है दोस्तों, ये 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर दोस्तों बैठे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो हमारे ज्ञान सेवा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगला है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट जो अशोक थे वो हमारे सुसी
जो हैं उनके उत्तराधिकारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी मेरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला ग्रुप बी में पूछा है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 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 खालिस्तान आदेश उत्तीर्ण करवाए थे, अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थानांतरित किया ताकि लोग उनका आचरण कर सकें। तो दोस्तों वो थे आपके, इनके जो वो शिलालेख थे वो 14 थे दोस्तों, 14 आदेशों को उन्होंने उत्तीर्ण करवाया था, यानी कि शिलालेख को उत्तीर्ण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन राइट। अगला है कि अशोक सम्राट खालिस्तान से संबंधित हैं। तो जो अशोक हैं दोस्तों किससे संबंधित है, तो बता दोगे आप, मौर्य वंश से संबंधित है। सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए, जैसा आप देख रहे होंगे रेलवे एनटीवी में पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो आपको मैंने बता दिया है, तो ये भी दोस्तों रिपीट कराया है, यानी कि किस वंश से, तो ये मौर्य वंश से थे। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 196, ये ग्रुप बी में पूछा हुआ है कि खालिस्तान दे रखा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी बतानी है, तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में थी। कौन दोस्तों, पाटलिपुत्र में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी मेरा बिल्कुल सही होगा। और ये कब बने थे शासक दोस्तों, इन्होंने तो 223 ईसा पूर्व में ये दोस्तों शासक बने थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। और ये जब ये बने थे तब दोस्तों इन्होंने नंद वंश का शासक था घनानंद, उसको पराजित करने के बाद मौर्य साम्राज्य की दोस्तों स्थापना हुई थी। अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासनिक के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये पुस्तक थी उनकी, उससे हमें दोस्तों मौर्य प्रशासनिक के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है, अन्य नाम बताना है चाणक्य का क्या था, तो दोस्तों चाणक्य का इसमें से अन्य नाम उनका विष्णुगुप्त भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा बी बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन इज राइट। अगला है देखो, ये एएलपी और टेक्नीशियन पूछा हुआ है कि निम्न वो मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से है, तो दोस्तों ये हमारे यूनान देश के थे, तो किसके, यूनान देश के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 200 है दोस्तों, ये दोस्तों रेलवे जेई में पूछा हुआ है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्षों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को खालिस्तान कहा जाता था। तो दोस्तों उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था रज्जुक। क्या कहा जाता दोस्तों, रज्जुक कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों रेलवे एनटीवी ने पूछा है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक पर विषय है, तो मुद्रा राक्षस दोस्तों नाटक पर जो आधारित है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य, इनको इनको दोस्तों कुलीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुलीन भी कहा जाता है, या फिर इन्हीं को बिरसल भी कहा जाता है, बिरसल भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था, तो दोस्तों मौर्य वंश ने समाप्त किया था, मौर्य वंश को जो समाप्त किया था वो था शुंग वंश, यानी कि ऑप्शन मेरा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों, अंतिम शासक की बात करें मौर्य वंश के, तब बताना दोस्तों बृहद्रथ थे। कौन सा दोस्तों, बृहद्रथ थे अंतिम शासक। कौन दोस्तों, अंतिम शासक थे। इनकी हत्या करके दोस्तों पुष्यमित्र सिंह, कौन दोस्तों, पुष्यमित्र सिंह, दोस्तों पुष्यमित्र सिंह 185 ईसा पूर्व में दोस्तों कर दी गई थी, और जो मगध है उस पर शुंग वंश की दोस्तों स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो मैंने अभी बता दिया था, उनका अंतिम सम्राट था दोस्तों बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी मेरा बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर में एक में
पूरा कंप्लीट करूंगा तो ये 9वां चैप्टर आएगा आपका मौर्य उत्तर काल। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।